हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। अपनी इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। पाइथन सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन के बारे में बात करेंगे कि पाइथन में कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पाइथन में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। आई होप आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा। अगर वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। अब सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ अस टू मेक डिसीजन इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट हमें क्या मदद कर रहे हैं, एक डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में। जिस प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होंगे उसमें एक डिसीजन लेने में मदद करेंगे बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन। एक कंडीशन हमारे पास होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, सिंपली जो प्रोग्राम का फ्लो है वो किस ओर ट्रांसफर होगा। सपोज मैं कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो ट्रू की तरफ जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो फॉल्स की तरफ जाएगा। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। सिंपली लिख रहा है कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं ये हमें प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो 3 वेज में होता है। सबसे पहला है आपका सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस में मतलब 1 बाय 1 आपके स्टेटमेंट्स रन होते हैं। दूसरा है आपका सिलेक्शन, ठीक। सिलेक्शन का मतलब हो गया वही कंडीशनल बेस्ड हो गया कि भाई कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा एक जो हम कंडीशन उसके अंदर देंगे प्रोग्राम को, ठीक है। और तीसरा होता है इटरेशन, जिसको हम बात करते हैं रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन का मतलब किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, लूपिंग जिसे बोलते हैं। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो हमारी यहाँ पर बात हो रही है सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन करने में मदद करते हैं हमें आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो बेसिकली 3 टाइप के स्टेटमेंट्स यूज करते हैं हम, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं पाइथन में। एक तो है इफ, दूसरा है इफ एल्स और तीसरा है इफ एलिफ एल्स लेटर, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज किए जा सकते हैं अपनी प्रोग्राम में डिसीजन लेने के लिए। इनका यूज किस तरह से होता है ये हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ, एक रिजर्व कीवर्ड है इफ आएगा, एंड देन उसके बाद कंडीशन एंड देन कॉलन, ठीक है। और उसके बाद बॉडी ऑफ इफ स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर हम कोड लिख देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम C और C++ लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इफ आपका कंडीशनल स्टेटमेंट लगता है, लेकिन वहाँ पर उसकी ब्लॉक, उसकी बॉडी को दिखाने के लिए, मतलब कि इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है उसको शो करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रेसेस का और एंड होता है ब्रेसेस से। तो वो ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो इफ की बॉडी के अंदर माने जाएंगे। यदि आप C और या C++ लैंग्वेज जानते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लॉक स्टेटमेंट दिखाने पड़ते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट दिखाते हैं हम लोग, वो दिखाते हैं कि कोई भी ब्लॉक कैसे बनता है उसका, वो ब्रेसेस की मदद से बनता है। इस ब्रेसेस के अंदर लिखे गए सारे स्टेटमेंट एक ब्लॉक में माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन पाइथन में जो ब्लॉक बनाने का तरीका है उसमें मदद करता है हमें इंडेंटेशन, ठीक है। इंडेंटेशन का मतलब है कि जब हम इफ कंडीशन लगाएं, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ यहाँ पर कंडीशन आएगी आपकी, कंडीशन के बाद कॉलन लगाया आपने, और कॉलन के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें थोड़ा सा क्या कर देंगे, यहाँ पर गैप कर देंगे। गैप के बाद वो लिखा जाएगा यहाँ पर से। अगर मैं इस पोजीशन से यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ, सारे मेरे स्टेटमेंट इसी पोजीशन से लिखे जाएंगे। तो जिनकी ये पोजीशन सेम होगी, इंडेंटेशन मतलब सेम होगा, जिनका गैप सेम होगा, वो एक ब्लॉक माना जाएगा पूरा का पूरा, और वो इफ की बॉडी के अंदर माना जाएगा एक तरह से, कि इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर ये स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि इफ कैसे काम करता है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है एज और इसकी वैल्यू मैंने दे दी है 20, ठीक है। अब मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पर, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 अगर है तो एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। जैसे इसमें लिख रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। तो होगा क्या कि जो एज की वैल्यू है
वो यहाँ पर कंपेयर होगी। एक हमारे पास सिचुएशन आ गई कि भाई हमें ये चेक करना है कि जो एज है उसकी वैल्यू 18 से ज़्यादा है। अगर 18 से ज़्यादा है दैट मीन्स ये कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जब भी इस कंडीशन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ट्रू मिलेगी, तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इफ़ के बॉडी के अंदर जो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इस केस में इसके अंदर एक स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा और लिखा हुआ आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट, क्योंकि यहाँ पर एज की वैल्यू 20 है और मुझे कंपेयर करना है 18 से बड़ी है या उसके बराबर है। तो 18 से ऑब्वियसली बड़ी है, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, अभी ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब इसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट है वो रन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से काम करता है आपका इफ़ स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे आगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। इफ़ अभी स्टेटमेंट की बात की थी मैंने, तो उसमें तो क्या है कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट होंगे स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है, इफ़ एल्स में क्या है, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अदरवाइज इसमें एक एल्स स्टेटमेंट भी आ जाता है। अदरवाइज कहाँ चले जाएगा, एल्स में चले जाएगा, और एल्स के अंदर जितने भी ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो आपके एग्जीक्यूट होंगे। तो ये ट्रू और फॉल्स कंडीशन पर बेस्ड है, इफ और एल्स। ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स गिवन इन द इफ ब्लॉक। ठीक है, अदरवाइज द स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूट विच इज गिवन इन द एल्स ब्लॉक। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको और समझ लेते हैं। एज आपके पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 16 है। अब आपने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एक कंडीशन लगा दी इफ के बाद। अभी हमने देखा था इफ स्टेटमेंट का बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, इफ आएगा फिर कंडीशन आएगी फिर कॉलन आएगा, इसके बाद ब्लॉक ऑफ इफ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बॉडी ऑफ इफ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर आपने स्टेटमेंट लिख दिया प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है नीचे यू आर एलिजिबल टू वोट एल्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इफ कंप्लीट हो गया है तो एल्स को लिखा है इफ के साथ, इफ के बिल्कुल नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इन दोनों का इंडेंटेशन सेम है, और ये जो अंदर स्टेटमेंट है प्रिंट वाला स्टेटमेंट ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब ये माना जाएगा इफ की बॉडी के अंदर का स्टेटमेंट, और इफ और एल्स का जो इंडेंटेशन है वो सेम है। और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से एल्स की बॉडी, और इसके अंदर भी आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया जिसमें लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो अब होगा क्या कि यहाँ पर जो 16 है एज की वैल्यू वो कंपेयर होगी, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो कंडीशन क्या हो जा रही है यहाँ पर, फॉल्स हो जा रही है। कंडीशन क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है। तो फॉल्स कंडीशन का मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल अब क्या होगा, ट्रू वाले स्टेटमेंट्स में नहीं जाएगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा होती है तो वो एलिजिबल टू वोट होता है। तो ट्रू स्टेटमेंट के ट्रू जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फॉल्स मतलब एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और लिखा हुआ आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल इस तरह से काम कर रहा है। इसी की जगह अगर यहाँ पर एज की वैल्यू क्या होती, एज की वैल्यू अगर 20 होती, सपोज एज की वैल्यू अगर 20 होती, तो इस केस में ये जो कंडीशन है इफ़ की कि इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन क्या हो जाती, ट्रू हो जाती। तो इसका मतलब है कि जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट, ये स्टेटमेंट प्रिंट होता, एल्स वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या कर दिया जाता, इसके द्वारा स्किप कर दिया जाता, इसको वो स्किप कर देता। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात होगी, यहाँ पर डिसीजन लेने में हमें मदद कर रहा है कि कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशन। कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाला एग्जीक्यूशन होगा और अदरवाइज एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट। अब हम बात करेंगे इफ एलिफ एल्स लेडर की, जहाँ पर आपकी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस में से आपको एक डिसीजन लेना होता है, वहाँ पर आपको मदद करता है इफ़ एलिफ एल्स लेडर। तो इसकी वर्किंग को अब हम समझेंगे कि कैसे ये काम करता है और एग्जाम्पल से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मल्टीपल कंडीशंस होंगी और मल्टीपल कंडीशन को देने के लिए सबसे पहले हमारी जो पहली कंडीशन आएगी वो इफ़ के अंदर आएगी, इफ़ कंडीशन 1, देन द कोड ऑफ दिस कंडीशन, इसका ब्लॉक मतलब इस इफ़ का ब्लॉक यहाँ पर लिखा जाएगा कोड। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक कीवर्ड यूज होगा एलिफ, और उसके बाद उसकी कंडीशन देंगे और फिर उसका ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। जो भी स्टेटमेंट्स अगर माना एलिफ की वाली कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी स्टेटमेंट हमको प्रिंट करने होते हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। और लास्ट में फाइनली कि भाई अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो कहाँ जाएगा, कंट्रोलर फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा, और एल्स के अंदर का जो कोड है, एल्स की बॉडी के अंदर जो कोड हमने लिखा हुआ है, एल्स ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से ये काम करता है इफ़ एलिफ एल्स लेडर।
ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशंस में ये काम करेगा। इसमें हो सकता है कि आपने पहला इफ़ लगाया, फिर एक कंडीशन लगाई, फिर एल इफ़ लगाया, फिर कंडीशन लगाई, हो सकता है एक और कंडीशन हो तो फिर आप एल इफ़ लगा देंगे, इस तरह से एल इफ़ लगा देंगे एंड देन उसके बाद आप एल्स लगा देंगे, ठीक है। और भी कंडीशन होंगी तो एल इफ़ वाली जो आपकी कंडीशंस हैं, जो आपका ब्लॉक है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस में अगर डिसीजन लेना होता है, हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया के बेस पे हमें डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ पर हमें मदद करता है इफ़ एल्स लेटर। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें ग्रेड देना है किसी स्टूडेंट को, तो बहुत सारे मार्क्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है मार्क्स का कि भाई 75 से ज़्यादा हैं, 80 से ज़्यादा हैं, 90 से ज़्यादा हैं, तो किस हिसाब से हम ग्रेड को सेट करें, किस क्राइटेरिया में कौन सा ग्रेड आएगा। तो उसमें यहाँ पर अगर इस तरह का प्रोग्राम आपको बनाना है तो मदद कर सकता है इफ़ एल्स लेटर। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मार्क्स की वैल्यू 75 है, तो यहाँ पर चेक कर रहा है कि इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 तो ग्रेड ए, प्रिंट ग्रेड ए। अगर उसके मार्क्स 90 से ज़्यादा होंगे तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा, बाकी सारा का सारा पार्ट क्या हो जाएगा, एक तरह से स्किप हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, जो इफ़ के साथ लगी हुई कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है, तो वो जाएगा कौन सी बॉडी में, फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ जाएगा, एलिफ की बॉडी में जाएगा, और यहाँ चेक करेगा कि मार्क्स ग्रेटर देन 75, एलिफ पे गया हो, मार्क्स ग्रेटर देन 75, क्या उसके मार्क्स ग्रेटर देन 75 है या बराबर हैं, तो ग्रेड आपका प्रिंट हो जाएगा बी। तो जैसे कि इस केस में हो रहा है, इस केस में उसके मार्क्स कितने हैं, 75 हैं, और 75 हैं, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जा रही है, ये वाली कंडीशन इसके लिए ट्रू हो जा रही है, ठीक है। ये कंडीशन क्या हो जा रही है, यहाँ पर ट्रू हो जा रही है। तो इसका मतलब इसके जो स्क्रीन पर प्रिंट होकर आएगा वो आएगा ग्रेड बी। इस स्टूडेंट का ग्रेड क्या होगा, बी होगा, जिसके मार्क्स क्या हैं, 75 है, ठीक, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, ठीक। अगर ऐसा भी नहीं होता, 75 नहीं होते, तो फिर वो चेक करता है कौन सी वाली कंडीशन, कौन से उसमें आता, थर्ड एलिफ में आता, ठीक है। अगर उसके मार्क्स, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मार्क्स उसके क्या हैं, मार्क्स उसके हैं 65, सपोज मार्क्स 65 है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, कौन से वाला एलिफ इसमें काम करेगा, कौन सी कंडीशन काम करेगी, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को उसने चेक किया कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, नो दिस इज फॉल्स, तो फॉल्स होगा तो आगे बढ़ जाएगा, सेकंड लेडर में आएगा, एलिफ में आएगा, एलिफ में यहाँ पर चेक करेगा मार्क्स ग्रेटर देन 75, नो दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स, तो अब फिर नीचे उतर जाएगा, नीचे एलिफ में जाएगा, अगले वाले एलिफ स्टेटमेंट में जाएगा, और यहाँ चेक करेगा कंडीशन की मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यस, इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो जा रहे हैं, तो उसका ग्रेड क्या हो जाएगा, प्रिंट सी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर उसके मार्क्स क्या हैं, मान लेता हूँ उसके मार्क्स कितने हैं, 45 हैं, 45 मार्क्स हैं, तो 45 मार्क्स में देख रहे हैं ये ना ही ये कंडीशन ट्रू होगी, ना ही ये कंडीशन ट्रू होगी, ना ही ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ऑब्वियसली जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा, और एल्स में आपके सामने लिखा हुआ आएगा फेल, ठीक है। इसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो इसने जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड के अकॉर्डिंग 45 मार्क्स वाला फेल की क्राइटेरिया में आएगा। हालांकि आप इसमें कंडीशंस और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है इफ़ एल्स लेटर, जो जहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को चेक करके एक फाइनल डिसीजन लेने में हमें मदद कर रहा है। कौन, इफ़ एल्स लेटर बोलते हैं इसे, ठीक है। एक तरह से एक सीढ़ी बन रही है, इफ़ के बाद फिर एलिफ, फिर एलिफ, फिर एलिफ एंड देन एल्स, इस तरह से एक सीढ़ी बन रही है, तो इसलिए इफ एल्स लेटर इसको बोला जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, हालांकि उसी इफ का ही मतलब है उस इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब होता है एक इफ के अंदर भी हम इफ स्टेटमेंट को फिर से दोबारा से लगा सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को भी लगा सकते हैं, तो वही नेस्टेड कहलाता है। नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक दूसरा इफ, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं नेस्टेड इफ को। तो नंबर इक्वल टू 10 एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगी हुई है, इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन इस केस में ट्रू हो जा रही है, इस केस में ट्रू हो जा रही है, तो बॉडी ऑफ द इफ में जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बॉडी इसकी देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का इफ का स्टेट ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर फिर से एक इफ एल्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें इफ क्या हो गया, नेस्टेड हो गया। अभी नेस्टेड इफ किस तरह से काम करेगा, इसमें नंबर की वैल्यू क्या है, 10 है, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपका जो नंबर है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या आ जा रही है, यहाँ पर ट्रू आ जा रही है कि यस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ट्रू है तो इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, ये मैंने अभी बताया आपको, इफ की बॉडी है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, इफ की बॉडी के अंदर जाएगा, वहाँ एक और इफ लगा हुआ है, नेस्टेड इफ है, एक और इफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी चेक होगी कि इफ नंबर इज इक्वल टू 0, क्या नंबर इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल है,
नहीं, इस केस में नंबर जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो फॉल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा, दैट मीन्स एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, और एल्स के अंदर आपको प्रिंट करना है नंबर इज पॉजिटिव, दैट मीन्स आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ जाएगा नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर मान लीजिए ये नंबर 0 होता, नम की वैल्यू इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 दी होती, तो उस केस में यहाँ ये फर्स्ट कंडीशन देखिए, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो ट्रू है, ठीक है, ट्रू चेक करता। और उसके बाद अंदर जब जाता है, वो बॉडी के अंदर जाता, पहला स्टेटमेंट वहाँ चेक करता है कि नंबर इक्वल टू 0, तो उस केस में ये कंडीशन क्या हो जाती, ट्रू हो जाती, ये कंडीशन ट्रू हो जाती। तो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ था नंबर इज 0। ठीक, तो अब उसमें एल्स पार्ट को स्किप कर देता। ठीक है, अगर वो आउटर जो इफ है वही कंडीशन क्या हो जाती है, अगर फॉल्स हो जाती है, मान लीजिए वो नंबर जो है आपने डाल दिया -1, तो इस केस में आप देख रहे हैं नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी इसके केस में, -1 के केस में। और ये फॉल्स हो जाएगी तो सीधे सीधे आपका जो कंट्रोलर है वो इसके आउटर इफ के एल्स पार्ट में चला जाएगा, और एल्स पार्ट में आपने लिखा है एक स्टेटमेंट प्रिंट होना है, नंबर इज नेगेटिव, तो इस केस में लिखा हुआ जाएगा कि जो नंबर आपने इंटर किया है वो नेगेटिव है। ठीक, इस तरह से नेस्टेड इफ काम करता है। नेस्टेड इफ का मतलब आप समझ गए होंगे, इफ एक इफ स्टेटमेंट के अंदर, उसकी ब्लॉक के अंदर हम दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट जब यूज करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन को नेस्टेड इफ कहते हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखना पड़ेगा जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट में काम करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन। तो पाइथन के केस में इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट में भी अपना रोल, अहम रोल निभाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो C और C++ और जावा लैंग्वेज है उसमें तो हम जो ब्लॉक बनाते हैं, जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं कि हम मानते हैं कि वो एक ब्लॉक के अंदर है, तो उनको तो हम ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं इस तरह से, तो उससे पता चल जाता है कि भाई ये इनर ब्रेसेस है, आउटर ब्रेसेस है। लेकिन यहाँ इस केस में इंडेंटेशन का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वही डिसाइड करेगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट इफ ब्लॉक के अंदर है और कौन से स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, जैसे मैंने इफ यहाँ पर लिखी और कंडीशन दी, उसके बाद कॉलम लगाया, और उसके बाद मैंने कुछ स्टेटमेंट इस तरह से लिखे। ठीक है, स्टेटमेंट लिखे तो आप देख रहे हैं सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम है, एक ही पोजीशन से मैंने लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये सारे स्टेटमेंट्स इफ ब्लॉक के अंदर माने जाएंगे। फिर उसके बाद मैं एल्स को लिखता हूँ, और एल्स लिखा, और एल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर एल्स का भी जो भी स्टेटमेंट मैं इसके अंदर लिखूंगा वो भी कुछ इंडेंटेशन, कुछ गैप के बाद लिखे जाएंगे, तो वो सारे ब्लॉक भी, वो सारे स्टेटमेंट भी एल्स ब्लॉक के अंदर माने जाएंगे। कंडीशंस इवेलुएट टू ट्रू और फॉल्स, जो कंडीशंस हैं उनका जो रिजल्ट हमें मिलेगा या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। इफ के केस में अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड, और अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ब्लॉक ऑफ एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। यूज लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स कंडीशन, और जहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस और बढ़ानी है, कॉम्प्लेक्स करना है कंडीशन, तो वहाँ पर हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको ये डिसाइड करना है कि 85 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं तो उनका जो ग्रेड है वो ए आए, अगर इफ़ के साथ इसको कंडीशन को देना है तो आप क्या करेंगे, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 85, एंड दूसरी कंडीशन क्या है उसके साथ, एंड लगाएंगे बीच में, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक हमने लॉजिकल स्टेटमेंट के बना दिया कि इसमें दो कंडीशन लगा दी, अब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उसके मार्क्स जो है 85 से ज़्यादा होने चाहिए और 100 से कम या बराबर होने चाहिए। दोनों इस क्राइटेरिया में कोई भी बच्चा आएगा तो हम कह सकते हैं कि उसका ग्रेड क्या हो जाएगा, उसको प्रिंट कर देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट ग्रेड इज ए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी तक जो हमने पीछे बताया था वो सिंपल सिंगल कंडीशन पर काम कर रहे थे, इफ़ के अंदर हम सिंगल कंडीशन लगा रहे थे। यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट को और बड़ा कर दे रहे हैं, इस कंडीशन को और बड़ा कर दे रहे हैं, जिसमें हम एंड और नॉट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करेंगे। तो आगे के प्रोग्राम्स में हम इसको सीखेंगे कि कैसे एंड और नॉट ऑपरेटर्स को हम लगा करके और भी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं पाइथन में। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए कुछ, अगर आप करना चाहें तो प्रोग्राम बना सकते हैं। सबसे पहला है कि इफ नंबर इज इवन और ऑड नंबर को बनाने का प्रोग्राम बना सकते हैं कि कोई नंबर है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, उसके लिए इफ एल्स की मदद से प्रोग्राम बन सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोई नंबर फाइंड करना है, ये तो हमने पीछे अभी एक एग्जांपल में देखा भी था कि कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर है, कोई नंबर नेगेटिव नंबर है या जीरो है, उसको बताने के लिए जो प्रोग्राम है वो आप इफ एल्स की मदद से कर सकते हैं, है ना। असाइन ग्रेड्स बेस्ड ऑन मार्क्स,
मार्क्स के क्राइटेरिया के बेस पर उसको किसी बच्चे को स्टूडेंट को ग्रेड निकालना। तो इस तरह के ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ही यूज़ किया जाएगा। अगर इन क्वेश्चंस में कुछ आपको दिक्कत आएगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं इसका सॉल्यूशन फिर अगले वीडियो में आपको बता पाऊंगा। कंक्लूजन की बात करते हैं फाइनली। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। डिसीजन मेकिंग में पाइथन में डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेने में हमें कंडीशनल स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं। मास्टरिंग देम हेल्प इन क्रिएटिंग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो मेरा समझ में आया होगा कि कैसे पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।